वेलकम स्टूडेंट। कैसे आप सब? नमस्ते। सब अच्छे ही हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 10 का और क्लास 10 का ही है। ये पार्ट 4 है और इसके पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका जितना भी वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं क्रांतिक कोण। नो ड्रामा, सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। एंजल नहीं ना, एंजल तो हमारे स्कूल में दो ही है, दो तीन है ना। है ना। पेमेंट को सुन लेते, चल छोड़ो। क्रांतिक कोण क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। चलिए, तो सघन और विरल के बारे में मैंने बता दिया आपको कि वायु है, कांच है, वायु, जल, कांच। तो कौन सघन है कौन विरल है इसको मैंने बता रखी है। मतलब जिसका कण है अत्यधिक मात्रा में सघन होगा, जैसे कांच। कांच सघन माध्यम है, इसके कण है एक साथ बहुत ही शक्तिपूर्वक जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद उससे विरल कौन है? जल है। और उनसे विरल कौन है? वायु है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आपको? जैसे कि आप लकड़ी कहते हैं तो लकड़ी सबसे ज़्यादा सघन है, कांच की तरह, है ना। जल उससे विरल है। मतलब क्या होता है? सघन और विरल माध्यम आपको समझना जरूरी है। जिसमें कण है उसका फैला हुआ रहता है, जैसे कि वायु का कण है फैला हुआ रहता है, जल का कण है उससे थोड़ा कम फैला हुआ रहता है और पूरा तरह से जुड़ा होता है। कांच का कण है, मतलब सघन कांच है और जल है विरल। और यहाँ पर जल से और विरल कौन है? वायु। तो आप लोग देखना, कई बार मैं जल को सघन बोलता हूँ और वायु को विरल। तो अभी तो सर विरल बताए हैं जल को, तो ये नहीं होता है। ये सिचुएशन बताता है कि जैसे कि दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो जल सघन है कि वायु सघन है? तो जल सघन है। ठीक, इस समय जल सघन हो गया, ये विरल हो गया। अब जल और कांच की तुलना कर रहे हैं तो जल तो सर ने अभी क्या बताया था, इसको सघन बताया था। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि कांच की अपेक्षा जल क्या है? विरल है। तो ये विरल हो गया। तो ये समझना है आपको कि कौन सघन है और कौन क्या है? विरल है। ठीक है, सघन है ये इसकी अपेक्षा विरल है, ये इसकी अपेक्षा विरल है। ठीक है, लेकिन जल है वायु की अपेक्षा सघन है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। तो क्रांतिक कोण, कौन सा कोण है अपने पास? है क्रांतिक कोण। चलिए, तो मैं कुछ चित्र बना रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। क्रांतिक कोण का परिभाषा देते टाइम मैं बनाते जा रहा हूँ चित्र भी ठीक साथ में। तो ये हमारे पास एक माध्यम है ना, जिसमें से ये नीचे का जो माध्यम है वो है कांच है, मान जाए। क्या है? कांच। ये कांच है पूरा नीचे का। ठीक है, ये माध्यम है, ये क्या है? सघन है। और ऊपर का जो माध्यम है वो है विरल, मतलब विरल में एक चल से वायु। ठीक है, चलिए अब यहाँ से प्रकाश जाती है, यहाँ से प्रकाश जाती है। ठीक है, प्रकाश को जाना कहाँ चाहिए था? यहाँ जाएगा, है ना। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि कोई प्रकाश किरण है, यहाँ से जा रही है ना, यदि कोई प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। ये नियम आप जानते हो, है ना, पिछले मैं बता चुका हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं, मान जाए ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब के नज़दीक कब आएगी? जब वो विरल से सघन में आती ना, तो अभिलंब के नज़दीक आती। और सघन से विरल में जा रही, मतलब अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। मतलब ये जो प्रकाश है इधर ना जाकर ये चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, बात समझिए आपको, है ना। तो ये हो गया कौन आई, है ना। अभिलंब अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बनते को कौन बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कोण बनेगा। ठीक है, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच। ठीक है, परावर्तित किरण मत लिख देना, परावर्तित किरण अलग है, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है? वायु विरल माध्यम, और ये कांच है सघन माध्यम है। चलिए, अब हम लोग क्रांतिक कोण किस स्थिति को कहेंगे यही समझना है आपको, है ना। यहाँ पर मैं और दो तीन चित्र बना देता हूँ। यहाँ पर मैं अभिलंब को पहले से बना दिया रहता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, चलिए कांच है सघन माध्यम, है ना। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है, तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण, ठीक है, अब आपतन कोण कौन है वही बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? आपतन कोण दिया गया है, ये आपतन कोण है। इधर भी बनेगा तो ये आपतन कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे। तो
आपतन कोण जिसके संगत कोण का मान, इस जगह को समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ध्यान सुनना कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, चलिए हम लोग समझ गए है ना। तो आपतन कोण को किसको क्रांतिक कोण बोलेंगे, किसको क्रांतिक कोण बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे उसी आपतन कोण को, यहाँ पर जो आपतन कोण है उसी को बोलेंगे। किस स्थिति में बोलेंगे, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, है ना, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो आपतन कोण को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो। अब देखिए यहाँ पर ये आपका कौन सा कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये मैंने बताया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मान देखिए यहाँ से ऐसे निकालेंगे हम लोग, तो ये क्या है 60 या 70 या 80 अंशों का लगभग या 60-70 अंशों का, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको अच्छा समझना कि माना जाए ये आपतित किरण है, इस आपतित किरण को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर, तो आपतित किरण को मैंने यहाँ पर ले जाया ये, ठीक। आपतित किरण को यहाँ पर ले गया तो यहाँ पर बना है आपतन कोण, तो आपतन कोण बनता ही रहेगा। अब अपवर्तन कोण का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इसको इधर उधर ले गए थोड़ा सा, किसको ले गए आपतित किरण को, तो आपतन कोण तो बढ़ा ही बढ़ा है ना, उसी समय अपवर्तन कोण भी बढ़ गया। चलो ये सिचुएशन भी देख लिया है ना। अब मैंने क्या किया, इतने में संतुष्ट नहीं हुआ तो मैंने फिर क्या कर दिया, आपतित किरण को फिर बहुत दूर ले गया, ठीक है। तो ये अपवर्तन कोण का मान फिर यहाँ हो गया, देखो ये देखो अपवर्तन कोण का मान फिर बढ़ गया। बात समझ रही है, धीरे धीरे एकदम पॉइंट में चलेंगे, ठीक है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब इतने भी काम नहीं चल रहा है ना, तब क्या किया मैंने कि यहाँ ले गया पूरा किसको, अपवर्तन कोण को, और जो हमारा आपतित किरण को यहाँ पर ले गया, तो आपतित किरण को यहाँ पर ले गया तो हमारा जो अपवर्तन कोण है अर्थात ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण पूरा इसके बराबर हो गया, ऐसे इसके बराबर हो गया। ये जो हमारा क्या है, ये सतह है ना, ठीक है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम के बीच का सतह है, तो उसी सतह बराबर हो गया और ये हो गया 90 अंश। कितना अंश हो गया, 90 अंश। तो आपके माइंड में क्या चलेगा कि यही जो 90 अंश बना है वही क्रांतिक कोण है, नहीं, जो हमारे पास ये आपतन कोण है, कौन सा कोण है, आपतन कोण, यही आपतन कोण क्या कोण बन गया, अब क्रांतिक कोण बन गया, क्रांतिक कोण बन गया। अब कैसे बन गया, तो मैं बता देता हूँ कि यदि अपवर्तन कोण का मान मान लो जाए 80 अंश है और इसका मान 60 अंश है, ओके मान लो जाए, तो उस 80 अंश है, इसका मान 60 अंश है, तो हम लोग बोलेंगे कि 80 अंश अपवर्तन कोण है ना, और 60 अंश है वो आपतन कोण है। बात समझ आई, आपतन कोण है। चलो इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 85 अंश हो गया ये, और ये हो गया थोड़ा सा 65 अंश हो गया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। ये भी समझ आ गया। चल मैं इसी को बढ़ा देता हूँ 90 अंश, कितना बढ़ा दिया 90 अंश, ये कितना बन गया 70 बन गया, मान जाए कितना हो गया 70। तो इस स्थिति में देखो कि ये 70 अंश है, इस 65 अंश को कौन सा कोण बोलता था मैं, आपतन कोण बोलता था, तो इस स्थिति में मैं उसको आपतन कोण नहीं बोलूँगा, इस स्थिति में उसको बोलूँगा मैं क्रांतिक कोण। क्या बोलूँगा उसको मैं, क्रांतिक कोण बोलूँगा, ठीक है। जब अपवर्तन कोण का मान कितना अंश हो जाए 90 अंश हो जाए, तो उसके सापेक्ष जो आपतन कोण है, इसी आपतन कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलना शुरू कर देंगे, क्रांतिक कोण। यदि ये 90 से और ज़्यादा हो रहा है तो इस स्थिति में फिर हम उसको आपतन कोण बोलना शुरू कर देंगे। बात समझ आ रही है मेरी, क्लियर कर लीजिए और कुछ और कमेंट्स करिए कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो आपतन कोण को, इसी आपतन कोण को, ठीक है, आपतन कोण को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान, जिसके संगत कौन है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब ये अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण नहीं कहला रहा है, ये जो आपतन कोण है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। किस स्थिति में, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, तो उसी स्थिति में आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। क्लियर होगी बात मेरी, क्लियर करें कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण को, किसको, आपतन कोण को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहते हैं। या आपतन कोण को, आपतन कोण या को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कहते हैं हो जाएगा,
कहलाता है बोल देंगे कि आपतन कोण को जिसके संगत, है ना, आपतन कोण को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहते हैं लिख सकते हैं। या आपतन कोण बस करेंगे को हटाएंगे तो कहलाता है लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण को या आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, या कहते हैं। क्लियर हो गई। को लिखेंगे तो कहते हैं और को हटा देंगे तो कहलाता है। ठीक है, या यहाँ पर और लिख सकते हैं कि आपतन कोण के मान, ठीक है, अच्छे से डील करना, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के मान, आपतन कोण को हटा दीजिए, आपतन कोण के मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये परफेक्ट बन गया आपका। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर हो गई। ये वाला परिभाषा आप लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए, ठीक है, ये अभी तो मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, आपतन कोण का मान बढ़ाते गया। तो यदि आपतन कोण आई का मान, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, ठीक है, तो यदि आपतन कोण का मान आई का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ता है, आर का मान भी बढ़ता है। किंतु आपतन कोण के एक विशेष मान पर, या आपतन कोण के एक विशेष मान पर एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। यही तो मैंने समझा रखी है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली तल को छूती हुई निकलती है। ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, यहाँ से अपवर्तित किरण है, वो दोनों तल को, यहाँ पर देखें, दोनों माध्यम को अलग करने वाली जो तल है उस तल को छूती हुई निकलती है। इस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। वर्ड समझना, किस स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं उसको। ठीक है, कि यदि आपतन कोण आई का मान बढ़ा दिया जाए, ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है, तो अपवर्तन कोण आर का मान भी बढ़ेगा, इसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, किंतु आपतन कोण के एक विशेष मान पर एक ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है, ऐसी स्थिति आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, यहाँ पर देखो 90 अंश हो जाता है ना। इस दिशा में अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण है वहाँ दोनों माध्यम को अलग करने वाली तल, दोनों माध्यम को अलग करने वाली क्या है, तल, इस तल को छूती हुई निकलती है। तो इस विशेष स्थिति को क्रांतिक स्थिति कहते हैं। ये हो गया क्रांतिक कोण। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक में चलते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें भी एकदम सिंपल सी बात होती है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं चित्र बना रहा हूँ, 3 बना देता हूँ यहाँ पास। ठीक है, हाँ, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम मान लेते हैं, इसको भी हम लोग सघन माध्यम मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं सघन माध्यम, और ये हो जाएगा विरल, ये हो गया विरल और ये हो गया विरल। ठीक, अब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम में विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये हट गया। ठीक है, ये हो गया आपतित किरण है तो आपतन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ये तो सामान्य स्थिति हो गई। अब मैं एक स्थिति आएगी कि मैं इसको ऐसे बढ़ाऊंगा, आगे इधर ऐसे बढ़ाऊंगा, फिर आगे बढ़ेगी ना, फिर बढ़ाऊंगा फिर आगे बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसे आएगी कि ऐसे इसके सीध हो जाएगी। यही हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं ना हम लोग, अभी क्या पढ़े भाई बताओ ना। फिर क्रांतिक कोण, कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण। तो ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण का मान है क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये तो हो गया। अब बताओ कि इससे और आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, है ना, यही समझना है आपको। पहले यहाँ पर गए, यहाँ पर आ गए, अब इसका मान 90 अंश हो गया। कितना अंश हो गया, 90 अंश हो गया। ठीक है ना। अब 90 अंश हो गया तो एक स्थिति में ये इधर बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ये आपतित किरण है वो ऐसे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर आया है ना, अब मैं ये बताता हूँ, यहाँ पर आया है ऐसे, और ये सीधा है इसमें, इसी में चला गया है। इस समय
यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बना है। अब मेरा मन यहाँ पर भी नहीं भरा, मैं थोड़ा और ऐसे बढ़ा देता हूँ। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वो इस रेखा से और नीचे आ जाती है, ऐसे। ये रेखा में है ना, अभी रेखा में है, ये रेखा से और नीचे आ जाती है। बताओ, मतलब क्रांतिक कोण का मान कितना है? 90 अंश है। अब 90 अंश ये और बढ़ गया, 95, 100, यहाँ ऐसे बढ़ गया। अब यहाँ से ऐसे 90 अंश नहीं रहा गया, ये और बढ़ गया, जितना बढ़ा है उतना बढ़ गया। अब यही बढ़ गया तो उसी स्थिति को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं क्या? अब समझिए कैसे, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है, ठीक है, ये आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए। मतलब कब क्रांतिक कोण कहलाता है? जब ना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, तो उस स्थिति में, जिसको हम लोग आपतन कोण नहीं बोल सकते, उस स्थिति में इसको कौन सा कोण बोलेंगे? क्रांतिक कोण बोलेंगे। अब क्रांतिक कोण का मान मान जाए 60 अंश है और इसका 90 अंश है, ठीक है, इसका 60 अंश है, 90 अंश, तो 90 अंश होगा, मतलब ये कौन सा कोण कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो क्रांतिक कोण का मान कितना निकला? 60 अंश, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण का मान, इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। अब ये 60 से आगे बढ़ गया तो ये क्रांतिक कोण नहीं रह गया, क्योंकि इसका मान 90 से क्या हो गया? 100 हो गया, और जब 90 रहता तभी ये क्रांतिक कोण कहलाता। अब ये नॉर्मल क्या कोण कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। अब इसका मान भी बढ़ गया, इधर से इसका मान भी बढ़ गया, इधर चला गया ना, तो 60 से हो गया 70 हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया, है ना। कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तथा उसके आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है उसका मान है क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण का मान कितना बताया था मैंने? 60 अंश बताया था। जब इसमें कितना था? 90 अंश था तब। अब इस क्रांतिक कोण का मान 60 अंश था, 60 से कितना हो गया? 70 हो गया। मतलब क्रांतिक कोण के मान से क्या हो गया? आपतन कोण का मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब इस स्थिति में इसको आपतन कोण ही बोलेंगे, हम क्रांतिक कोण नहीं बोलेंगे। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, क्रांतिक कोण से, ये क्रांतिक कोण है, उससे क्या हो गया? अधिक हो जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम में, देखिए ये माध्यम सघन है और ये विरल है, यहाँ से जाता था सघन माध्यम में जाता था, ऐसे होते 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 ये पूरा लकीर में आ गया। अब लकीर से फिर वापस अपन ही माध्यम आ रहा है, मतलब ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। बताओ, विरल माध्यम से होते हुए सघन माध्यम आ गया, मतलब सघन माध्यम से निकलता है और सघन माध्यम में ही आ जाता है। विरल माध्यम कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण का मान, कौन मान? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम में, जिस माध्यम से निकली उसी माध्यम में आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाती है, तो इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। बात एकदम क्लियर है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे इसी को। क्लियर होगी बात मेरी? इसको रिपीट करके और सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण देख लेते हैं, मृग तृष्णा। तो देखिए क्या होता है इस स्थिति में, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पेड़ होता है ऐसे, ये बरगद का पेड़ नहीं है जी, ऐसे नॉर्मल किसी का पेड़ है ना, ठीक है। किसका पेड़ है मान जाए, ये ठीक है, कोई भी वृक्ष है, तो देखना कि ये वृक्ष का जमीन है, और आप दूर से देखोगे ना कभी कभी रेगिस्तान में, तो इस जो पौधा है उसका जो छां है, मतलब पानी के टाइप से दिखता है, मतलब ये जगह है ना वो पानी के टाइप से दिखता है, जबकि यहाँ पर पानी नहीं होता है। अच्छा इसको छोड़ो, आप लोग सड़क में जाते हो तो सड़क में देखना गर्मी के दिनों में दूर में एकदम पानी टाइप से दिखाई देता है, लेकिन नज़दीक जब जाते हो तो पता चलता है उसमें बिल्कुल पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे भाप ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऐसे दिखाई देगा, है ना। लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर कोई पानी नहीं रहता है, केवल वहाँ पर पानी गिरा है ऐसे दिखाई देगा दूर से ना, वो भी नज़दीक से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पास जाओगे तो नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। इसी तरह सेम ऐसी है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मनुष्य को दूर पर स्थित खजूर का वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे मनुष्य समझता है कि उस वृक्ष के पास जल है। नीचे में क्या है? जल है, तभी तो इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है जल में, है ना। परंतु जब पेड़ के पास जाते हैं तो उसे वहाँ जल नहीं दिखता। यह मनुष्य की आँख का धोखा होता है। यही स्थिति को मरीचिका कहते हैं। मरीचिका क्या है या मृग तृष्णा क्या है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब की बात है, ठीक है। ये तो इस तरह से आपका
प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल सतह पर पूरा टॉपिक कवर हो गई। ठीक है, यहाँ समाप्त होता है आपका अध्याय। और इस अध्याय में कोई टॉपिक अगर छूट गया हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से उस टॉपिक को आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए वगैरह है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है परावर्तन के नियम, ये पढ़ा दिया हूँ मैंने। तीसरा नियम है अपवर्तन के नियम। तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। अच्छा, वीडियो को अभी रोके रहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ इस अध्याय का। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, इस अध्याय का है ना, जिसमें अंक अलग दिया गया है, मैं अंक को बदल दिया हूँ। ठीक है, तो यदि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष मतलब क्या होता है, अपेक्षिक, अपेक्षिक है ना। तो यदि कांच और जल के अपेक्षिक अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है, तब जल एवं कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन क्या है ना। सूत्र है हमारे पास, एक सूत्र है, इसी सूत्र का हम लोग यूज़ करेंगे। N2/N1, ये अपवर्तनांक है, आप जानते हो, अपेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, और V1/V2, ये V1 क्या है, चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, ये सूत्र है हमारे पास, यही सूत्र का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए क्या दिया है, तो ये दिया है कांच का, ये कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक, कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2, और यहाँ पर नीचे में लिखना आप लोग कि जल का अपेक्षिक या निरपेक्ष भी लिख सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। ठीक है, अब कांच का ना सघन का नीचे रहता है, सघन का पहले लिखते हैं, ये विरल है, तो सघन ये N2 है और विरल N1 है। ठीक है, तो इसलिए जल का नीचे लिखेंगे। ठीक है हम लोग, हाँ। अब जो N1 है वह V1 के बराबर है। चलिए, तो जल में प्रकाश की चाल जो दिया है उसको लिख रहा हूँ। हाँ, कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक कितना दिया गया है भाई, कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब क्या है, N2 का मान है, जो सघन उसको ऊपर लिखते हैं, विरल को नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जल का अपेक्षिक अपवर्तनांक कितना है, N1 का मान 4/3। अब जल में प्रकाश की चाल, ये V1 आ जाएगा। देखिए, जल के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 का यूज़ करेंगे, जल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 का यूज़ किए हैं। आप लोग ये मत सोचना कि कांच का अपेक्षिक अपवर्तनांक को पहले लिखा है, N2 का मान पहले लिखा है, तो कांच का पहले लिखना चाहिए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल V1 और कांच में प्रकाश की चाल बराबर V2। ठीक है, या आप उससे इसको पहले लिखना चाहते हैं इसको भी लिख सकते हैं, आपका मन में कोई टेंशन हो है कि सर पहले कांच को लिखें उसके बाद जल को लिखें। अब जल को पहले लिख रहे हैं, कांच को बाद में लिख रहे हैं ना, तो आप लोग कांच को पहले लिख सकते हैं, V2 और V1 इधर, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सूत्र में मान रखने पर तो कैसे मान रखेंगे, N2/N1 = V1/V2 ऐसा दिया गया है ना। तो N2 का मान कितना है हमारे पास, N2 का मान हमारे पास है 3/2, N1 का मान हमारे पास है 4/3। ठीक है, इक्वल टू V1/V2, इसी को ज्ञात करना है अपने को, अनुपात को। ठीक है, तो इसको हम लोग गणितीय हल कर लेते हैं। यहाँ से 3/2 गुणित ये 4/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इधर ऊपर जाएगा तो इक्वल टू V1/V2। तो 3 त्रिक 9 और 4 दूने 8, ये हो जाएगा V1/V2। तो ये हो जाएगा V1/V2 = 9/8, ये आपका हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखना, अर्थात जल एवं कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात 9/8 होगा। ठीक है, चलिए, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक मछली खाना चाहिए, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है। देखिए, ये तालाब है, ये तालाब के अंदर में मछली है ना। यहाँ देखते हैं
तो ये 75 सेंटीमीटर प्रतीत होती है, लेकिन 75 नहीं होती है, नीचे में होती है, यहाँ पास केवल प्रतीत होती है बोला जा रहा है। मतलब ये कौन से वास्तविक गहराई नहीं है, 75 सेंटीमीटर मतलब ये क्या है, आभासी गहराई है। कौन सा गहराई है, आभासी गहराई। तो चलिए हमारे पास एक सूत्र है, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अब अपवर्तनांक मतलब जिस माध्यम के बारे में बोला जाएगा उसी माध्यम के बारे में बताना है। जैसे कांच का अपवर्तनांक अलग होता है, जल का अलग होता है, 1.5 कांच का होता है और जल का होता है 1.33 होता है, ठीक है। ऐसा तो जिसका बारे में बोल रहा है, यहाँ पर किसके बारे में बोला जा रहा है, जल के बारे में बोल रहा है। तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखना दिया गया है, जल का अपवर्तनांक 1.33 पहला। दूसरा दिया गया है, क्या लिखेंगे, आभासी गहराई। आभासी गहराई कितना दिया गया है, 75 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है वास्तविक गहराई बराबर प्रश्नवाचक। ठीक, सूत्र में लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अपवर्तनांक कितना है, 1.33 इंटू वास्तविक गहराई हम लोग ऐसे वृद्धि करते हैं, और आभासी गहराई कितना है, 75। तो अच्छा, इसको हम लोग कर देते हैं, अगर हम लोग बटम करते हैं तो ये आ जाता है आपका 4.3 आता है। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है। इसको हम लोग भाग देंगे तो H/75, ये 1.33 को मैंने बटम कर दिया, ठीक है, 1.33 को, क्योंकि ऐसे करेंगे ना जी तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा क्या, ये 10 बजेगा तो 3 त्रिक 9, फिर 1 बजेगा 3 त्रिक 9, तो 1.33 आया ना। ओके, समझाना पड़ता है भी बच्चों की तरह। हाँ, 4.3 इक्वल टू H/75, ये हो गया। इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, तो 4/3 गुणित 75 बराबर H, और ये हो जाएगा आपका 4/3 है ना, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100 होगा, 100 हो जाएगा H का मान। मतलब उसकी वास्तविक गहराई कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कंप्लीट। इस तरह से आपका यह अध्याय पूरा कंप्लीट हो गया, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कल से हम लोग चलेंगे चैप्टर 11th, ठीक है। ओके, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो।